नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इतिहास के संशोधित जो पाठ्यक्रम के मुताबिक अध्याय 1 स्टार्ट किया हुआ है कक्षा 10 के लिए। कल हमने कक्षा 10 का इतिहास का लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। आई होप कि कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से पॉइंट क्लियर हुए होंगे। जैसा कि हमने जाना कि सरस्वती सिंधु सभ्यता को यह नाम क्यों दिया गया है, इसके और अन्य नाम क्या हैं, इस सभ्यता की खोज किसने की, फिर हमने इसके विस्तार के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके विकास के चरणों के बारे में जाना और उसमें जाना था कि इस सभ्यता का विकास जो द्वितीय चरण में हुआ है उसमें नगर योजना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात सरस्वती सिंधु सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए, सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती है। अब आज जानेंगे कि ऐसा क्या था उन नगरों में जिसके लिए सरस्वती सिंधु सभ्यता जानी जाती है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। जब इनकी खुदाई की जाती है, जब राखलदास बनर्जी और जो आपने पढ़ा अन्य पुरातत्वविदों ने इनकी जो खोज की थी, तो पाया कि उनके जो शहर थे उनमें 2 प्रकार के टीले पाए जाते थे, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में टीले प्राय किन दिशाओं में मिलते थे। आई होप आप आंसर बता पाएंगे, पूर्व और पश्चिम में मिलते थे। उसके बाद जो पूर्व दिशा में टीला होता था उसमें आवास होता था, आवासीय यानी रहने योग्य स्थल होते थे, जहाँ पर साधारण लोग, शिल्पकार, व्यापारी, महाजन वगैरह रहते थे। और पश्चिमी जो टीला होता था वो दुर्ग होता था, जहाँ पर अब आगे हम जानेंगे कि क्या क्या होता था, दुर्ग में क्या होता था, आवास में क्या होता था। नेक्स्ट पॉइंट, ये नगर मजबूत प्राचीर से घिरे हुए होते थे, यानी फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी होती थी हर एक नगर की बहुत अच्छे से। हमने जाना था पूर्व के टीले में आवास होता था, आवास में सामान्य लोग और शिल्पकार, महाजन और व्यापारी लोग रहते थे, जबकि दुर्ग में प्रशासन यानी ऑफिसर रहते थे या ऑफिस होते थे, कार्यालय होते थे, सार्वजनिक भवन होते थे। जैसे सार्वजनिक भवन आपको पता है, अन्नगार वगैरह होते थे। उसके बाद वहाँ की सड़कें चौड़ी होती थी, कच्ची होती थी, साफ सुथरी होती थी। कच्ची होती थी लेकिन साफ सुथरी होती थी और चौड़ी होती थी। नालियों की व्यवस्था, जल निकासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती थी और नालियाँ पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी, समय पर सफाई की जाती थी। आवासीय जो भवन होते थे यानी जिनमें लोग रहते थे, 3-4 कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था, रसोई घर, स्नान घर वगैरह अच्छे होते थे, घरों में कुएं भी होते थे, रोशनदान, फर्श वगैरह पर अच्छे से ध्यान, खिड़कियां वगैरह पर ध्यान दिया जाता। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको नगर योजना के बारे में सभी पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मेन पॉइंट, सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के बारे में आज हम जानेंगे कि आर्ट में क्या क्या शामिल था वहाँ पर। सरस्वती सिंधु सभ्यता अपनी मूर्तियों की कला के लिए बड़ी फेमस है। मुहरों के लिए, मन के और मिट्टी के बर्तनों के लिए यह सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जो कि बहुत फेमस मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली। और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी मिली, यानी नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जाए। उसके बाद मुहरें जो हैं
वो आयताकार होती थी, बेलनाकार भी होती थी। मुहरें जो होती थी उस समय की बड़ी फेमस थी। उन पर पशु पक्षियों देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे और उस समय आभूषण भी बनाए जाते थे जो कि स्टोन पत्थर वगैरह के बनाए जाते थे, कुछ समय सोने चांदी तांबा वगैरह के बनाए जाते थे। इस प्रकार आभूषण भी उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे। याद रखिएगा, लोहे का जिक्र नहीं हुआ है कहीं पर भी। पूछा जाएगा आपसे, कई बार पूछा जाता है कि यह सभ्यता कौन सी धातु युग से संबंधित थी, तो कांस्य युगीन यानी कांस्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था धातु के रूप में। अभी आई होप कि आपको कला के बारे में पॉइंट समझ आए होंगे। लास्ट में जाते जाते हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी उस समय। प्रशासन की विशेष जानकारी नहीं मिलती है, यानी ये नहीं पता चलता कि जैसे हमने कक्षा 7, 8, 9 में पढ़ा है कि जैसे कि लुई 16वां शासन करता था, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था। ऐसा वहाँ पर नहीं है कि कौन राजा शासन करता था। प्रशासन के बारे में लंबी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दुर्ग बनाए हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि दुर्ग में प्रशासनिक कार्यालय होते थे, यानी ऑफिसेज होते थे। ऑफिसेज होते थे तो ऑफिसर भी होते होंगे, यानी प्रशासन भी होगा। तो दुर्ग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्रशासन रहा होगा, वो भी अच्छा प्रशासन। अब आप कहेंगे कि प्रशासन की सुविधा के लिए तो हमारे देश में राजधानियां भी बनाई गई हैं, तो उसकी 2 राजधानियां मानी जाती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सरस्वती सिंधु सभ्यता की 2 राजधानियां मानी जाती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राखीगढ़ी और धोलावीरा भी छोटे शहर नहीं थे, वो भी बड़े प्रशासनिक नगर हो सकते हैं, वहाँ से भी प्रशासन चलाया जाता होगा। और हंटर महोदय यानी हंटर नाम के इतिहासकार ने कहा है कि संभवतः सरस्वती सिंधु सभ्यता का जो प्रशासन था गणतंत्रात्मक था। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि भारत एक गणतंत्रीय देश है, यानी गणतंत्र क्या होता है? ऐसा देश जिसका मुखिया एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। तो आपको पता चला कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में भी संभवतः जो मुखिया होता था वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता था। आई होप कि आज के तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड गुड नाइट।